नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगराय संसर्ग वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके जीव विज्ञान का अगला जो एक इकाई है जिसका नाम है पादप कार्य की भाग 1, वो शुरू कर रहे हैं। और उसका जो पहला आपका चैप्टर है ना, वो है पादप जल संबंध, यानी पौधे का जल के साथ संबंध। आप जानते हैं जल बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। हमारे जो 5 मूलभूत तत्व हैं उनमें से जल भी एक तत्व है ना। तो जब हम जल की बात करते हैं तो सभी जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी जीवित हैं, उनके लिए जल जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर हम जल की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर हम देखिए एक चार्ट में नज़र डालेंगे तो आप देखिए जल जो है इसकी कितने सारे विशेषताएं हैं। ये ध्रुवीय प्रकृति का होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम इसका घनत्व होता है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला होता है, डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक होता है, सार्वत्रिक विलायक है, यानी इसमें सारी चीज़ें जो है मैक्सिमम चीज़ें जो है इसमें घुल जाती हैं। उदासीन pH, यानी इसकी जो pH है वो उदासीन, यानी न तो ये अम्लीय होता है और न ही ये क्षारीय होता है। उदासीन pH 7 रखता है। उच्च ससंजन व आसंजन बल इसके अंदर, यानी इसके जो अणु हैं वो आपस में उच्च ससंजन बल आसंजन बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और तापक्रम के सीमित परास में, है ना, मतलब एक तापक्रम अगर हम जैसे मान के चलें तो ये ठोस, द्रव और गैस में की उपलब्धता होती है। कैसे होती है? जैसे कि ठोस के रूप में जब हम इसको ठंडा करते हैं तो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसको हम और गर्म करते हैं, इसमें कहा ना तापक्रम के सीमित परास में ना, तो एक निश्चित तापक्रम पर ये द्रव रूप में मिलता है और फिर जब इसको और उबाला जाता है, गर्म किया जाता है, तो फिर ये वाष्प के रूप में मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जल कितना महत्वपूर्ण है। अब ये जल पेड़ पौधों को किस तरह से उपलब्ध होता है ना, कौन सी ऐसी कार्य की है पादप की जिसके कारण कि उनके कार्य आ सकता है, उनके काम में आ सकता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बोलूं। जी हाँ, आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठा कीजिए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम पढ़ेंगे उनको आप तुरंत अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अपनी कॉपी में तुरंत से नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा सहयोग ये आप मेरा कीजिए जिससे आपको भी सहायता मिलेगी। तो आइए चलिए अपन बात करते हैं पादप और जल संबंध में। जल की विशेषताओं के बाद विसरण के बारे में बात करते हैं कि आप जानते हैं कि कोशिका जो है वो एक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ होता है। किसी भी कोशिका का जो जीव द्रव्य है, यानी कोई भी अगर कोशिका है, जैसे ये कोई पादप कोशिका है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी पदार्थ है ना, जो भी पदार्थ से मतलब है इसके अंदर रिक्तिका है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर, है ना, रिक्तिकाएं हैं, इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें से यदि हम केंद्रक को हटा देते हैं तो ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य, है ना। तब ये क्या कहलाता है? कोशिका द्रव, है ना। और जब केंद्रक होता है तब ये क्या कहलाता है? तब ये कहलाता है जीव द्रव्य, है ना, जब इसके अंदर केंद्रक भी उपस्थित होता है, ठीक है। और जब ये जो एक रिक्तिका है इसके अंदर जो उपस्थित होता है वो कहलाता है कोशिका रस, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले इसीलिए बता रही हूँ विसरण पढ़ने से पहले, क्योंकि इनके बारे में अपन को बीच बीच में इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी कि जीव द्रव्य भी आएगा बीच में, कोशिका द्रव भी आएगा और कोशिका रस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे, हम कर रहे थे विसरण की बात, है ना। यूं तो विसरण, पारगम्यता, परासरण, जीवद्रव्य कंचन और अंतःशोषण ये सब क्रियाएं होती हैं। लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो हम केवल विसरण और पारगम्यता इन दोनों की बात करेंगे, अन्य की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जब हम पहले बात कर रहे हैं विसरण की, तो विसरण की बात अगर हम करते हैं तो आपने घर में जैसे अगरबत्ती जलाई होगी, धूप जलाई होगी, तो
आपने देखा होगा कि अगरबत्ती या धूप हम एक कमरे में जलाते हैं लेकिन उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना। तो ये फैली कैसे? ये विसरण के कारण फैली। या फिर हम द्रव पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर एक मैंने उदाहरण लिया हुआ है कि एक बीकर में हमने थोड़ा सा ड्रॉप करके एक ब्लू कलर का लिक्विड डाला, तो आप देख रहे हैं इसको बिना हिलाए भी हम जब रखते हैं तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, कण इसके अंदर फैल रहे हैं। तो ये फैलना, ये जो इस तरह से कणों का आपस में जो मिलना है, ये क्या कहलाता है? ये विसरण कहलाता है। क्योंकि पदार्थ जो है अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गति करते रहते हैं, है ना। तो ये गति करते करते पूरे उसमें वितरित हो जाते हैं, जो भी इनको स्थान रिक्त मिलता है वहाँ पर ये वितरित हो जाते हैं या विसरित हो जाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि अणु अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर जो है वो गति करते हैं। एक ही तंत्र में उपस्थित दो या दो से अधिक अणुओं में जो विसरण की दिशा व गति है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जैसे यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको, है ना, क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे कण इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पर इसका मतलब इनकी सांद्रता कैसी है? उच्च है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे थोड़ी देर बाद ये क्या है, पूरे में फैल जाते हैं। क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की और इन्होंने क्या की? गति की, ठीक है। अब जैसे हम एक चीनी के सांद्र विलयन का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम चीनी के सांद्र विलयन को एक शुद्ध जल के संपर्क में रखते हैं। अब चीनी के अणु जल की तरफ गति करेंगे और जल के अणु जो होते हैं वो चीनी के विलयन की ओर गति करेंगे। दोनों है ना, एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं? गति करते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ये शुगर सॉल्यूशन है और ये नॉर्मल पानी है, ठीक है। हम नॉर्मल पानी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल पानी को विलायक बोला जाता है, क्योंकि उसी में ही कोई भी पदार्थ जब हम डालते हैं तो वो विलय हो जाता है, तो फिर क्या बनता है? विलयन बनता है। विलायक, है ना, और विलय मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन। विलायक तो पानी होता है ज़्यादातर, है ना, इसमें विलायक प्लस विलय, ये मिलके बनाते हैं आपका विलयन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर हमने विलायक क्या लिया है? जल, ठीक है। विलायक क्या है? जल, और ये है चीनी का पानी। अब दोनों एक दूसरे की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। कब तक गति करेंगे? जब तक कि साम्य अवस्था ना आ जाए, यानी दोनों में समानता नहीं हो जाए। यही विसरण है ना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर भी जब तक गति करते हैं, जब तक वो पूरे समान रूप से ना फैल जाएं। और यहाँ पर भी डिफ्यूज़न में क्या होता है कि जब एक प्रकार का जो तंत्र है ना, ये जो शुगर सॉल्यूशन है ये है कंसंट्रेटेड और ये विलायक है ना, ये भी तब तक एक दूसरे में गति करेंगे जब तक ये समान रूप से फैल नहीं जाते। ये देखिए यहाँ पे ये समान रूप से फैल गए, इसको ही क्या कहा गया है? डिफ्यूज़न कहा गया है, ठीक है। अब कोई अन्य पदार्थ की अगर उपस्थिति होती है तो उससे ये अप्रभावित, यानी क्या है कि विसरण जो है अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन किसी और पदार्थ की अगर इसमें उपस्थिति होती है तो ये अप्रभावित रहता है। इससे क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब जैसे उदाहरण के लिए, जो पौधे से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प का विसरण वातावरण में संबंधित पदार्थों के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। वातावरण में, है ना, संबंधित पदार्थों की, जो भी संबंधित इससे पदार्थ हैं उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि एक दूसरे पदार्थ के अणुओं की, ठीक है। वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की, जल वाष्प की, ठीक है, न कि एक दूसरे की सांद्रता पर ये निर्भर करता है ना। एक दूसरे पदार्थ के अणुओं की उपस्थिति तथा सांद्रता पर निर्भर करता है, न कि एक दूसरे पदार्थ के अणुओं की उपस्थिति तथा सांद्रता पर निर्भर करता है। 2 बार इसीलिए लिखा गया है कि आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ जो है वो अणुओं की सांद्रता पर, है ना, संबंधित पदार्थ के अणुओं की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो विसरण के अंतर्गत ये चीज़ आती है। अब विसरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो विसरण क्रिया को प्रभावित करता है तापमान, विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, विसरण का दाब प्रवणता। ये 3 चीज़ें जो हैं ये विसरण को प्रभावित करती हैं। किस तरह से प्रभावित करती हैं ये बात करते हैं कि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे आप देखिए कि अपन एक उदाहरण लेते हैं, आप घर में सब लोग चाय बनाते हैं, है ना।
अगर आप ठंडे पानी में चाय की पत्ती डालते हैं तो वो जल्दी घुलती है, या गर्म करते हैं तब जल्दी घुलती है? आप जानते हैं कि जब हम उसे गर्म करते हैं तब वो जल्दी घुलती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तापमान जो है यानी टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू विसरण। ठीक है, यानी अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विसरण की दर बढ़ जाएगी, ठीक है, ताप घटाएंगे तो विसरण की दर घट जाएगी। तो ताप के ऊपर इस तरह से निर्भर करता है। फिर विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व पर, घनत्व पर किस तरह से करता है कि किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये देखिए विसरण की दर उसके घनत्व के, है ना, डिफ्यूजन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं, इसको व्युत्क्रमानुपाती को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अतः अधिक घनत्व वाली गैस का विसरण कम घनत्व वाली गैस की तुलना में मंद होता है। अगर घनत्व ज़्यादा है तो विसरण कम होगा, घनत्व कम है तो विसरण ज़्यादा होगा, है ना। अगर गैस का घनत्व कम है, गैस का घनत्व कम है तो विसरण ज़्यादा, है ना, और विसरण ज़्यादा। और अगर घनत्व ज़्यादा है ना, घनत्व ज़्यादा है तो विसरण कम, है ना, वो विसरित कम होगी। अगर उसका घनत्व ज़्यादा है तो वो फैलेगी कम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। विसरण दाब प्रवणता। अब क्या होता है कि जैसे कोई गैस है, ये यहाँ पर ये बहुत सारी यहाँ पे गैस है, ठीक है, यहाँ पर इसकी सांद्रता बहुत अधिक है ना। अब ये क्या होएगी, फैलेगी तो यहाँ पर जो अणु है, माध्यम के जो अणु हैं, उन पर ये क्या करेगी, दाब डालेगी। ठीक है भाई, ये फैलेगी तो ये क्या करेगी, यहाँ पर जो कण है माध्यम के, कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, तो उन पर ये अणु क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिफ्यूजन प्रेशर। वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रेशर, या इसको डीपी लिखते हैं, है ना, या इसको क्या बोला जाता है, विसरण दाब प्रवणता। अणु सदैव अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर गति करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये सांद्र है तो ये किधर की तरफ गति करेंगे, या इधर की तरफ गति करते हैं। अर्थात अधिक सांद्र क्षेत्र से कम सांद्र क्षेत्र की ओर गति करते हैं और वहाँ के अणुओं पर ये दाब लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। अब पौधों में इस विसरण का क्या महत्व है, हम जो ये विसरण पढ़ रहे हैं पौधों में इसका क्या महत्व है, तो वायुमंडल तथा पादपों के मध्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। वायुमंडल में जल वाष्प का विसर्जन भी विसरण के द्वारा होता है, यानी जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, और खनिज लवणों का निश्चेष अवशोषण जो किया जाता है, यानी रसारोहण और अवशोषण की जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी में वो जो सभी क्रियाएं हैं वो विसरण के कारण ही हो पाती हैं। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जल जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, और जल जो है वो विसरण के कारण ही जो है पादपों को प्राप्त होता है। तो विसरण की क्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरी क्रिया यानी पारगम्यता की बात करेंगे। पारगम्यता का मतलब होता है एक से दूसरी जगह पार जाना, है ना, पारगम्यता, है ना, पार जाना जिसको कह सकते हैं। अब ये पारगम्यता जो है किसी भी पदार्थ की कोशिका में प्रवेश या उससे बाहर निकलना, है ना। जैसे कोई भी कोशिका है आपकी, ठीक है, अब ये हमारी एक कोशिका है, इसमें से अणु जाना और बाहर निकलना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पारगम्यता कहेंगे। और ये विभिन्न पदार्थों के लिए विभिन्न होती है। कितने तरह की होती है पारगम्य, विभेदात्मक पारगम्य जिसको हम चयनात्मक पारगम्यता भी कहते हैं, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। ठीक है, तो पारगम्य तो मेन चीज़ हमने बताई कि किसी भी पदार्थ का कोशिका के अंदर आना और कोशिका से बाहर जाना पारगम्य है, पारगम्यता कहलाता है। ठीक है, अब पारगम्य क्या होती है, परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी जो है वो विलय एवं विलायक दोनों के अणुओं को पारण प्रदान यानी पैसेज यानी आने जाने की क्रिया, है ना। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेल वॉल। सेल वॉल
विलय के अणुओं को भी आने जाने देती है और विलायक के अणुओं को भी आने जाने देती है, यानी दोनों तरह के अणुओं को कोशिका में आने भी देती है और कोशिका से बाहर जाने भी देती है। इसको बोला जाता है पारगम्य। ठीक है, फिर है विभेदात्मक पारगम्य। अब इसमें चॉइस है ना, कि ये झिल्ली की चॉइस है कि वो किस अणु को आने देगी और किस अणु को बाहर रोक लेगी, अपने अंदर नहीं आने देगी, इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्यता भी कहा जाता है ना। जीवों में उपस्थित कोशिका झिल्ली जल के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य होती है, जल में घुले पदार्थ के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। ऐसी झिल्लियां जो हैं वो विभेदात्मक, मतलब ये अपना चयन करती हैं स्वयं कि हमें कौन से अणुओं को ज़्यादा आने देना है, कौन से अणुओं को कम आने देना है अपने अंदर। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है चयनात्मक झिल्लियां। तो जो रिक्तिका की झिल्ली होती है ना, जिसके अंदर कोशिका रस भरा हुआ होता है, टोनोप्लास्ट जिसको कहते हैं, वो किस तरह की होती है, वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। अब बात आती है अर्धपारगम्य की। तो अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ परिस्थितियों में केवल विलायक के अणुओं को ही, यानी जल के अणुओं को ही झिल्ली के पार जाने देती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको जो है सेमी परमेबल या अर्धपारगम्य झिल्ली बोला जाता है। और कोशिका झिल्ली जो है या प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड्स की और बनी हुई होती है जो, ठीक है, ये कैसी होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी इसमें से केवल विलायक के अणु ही पारगम्य होते हैं, यानी पार जा सकते हैं। फिर है अपारगम्य। अपारगम्य के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अपने पार नहीं जाने देती। तो द्वितीयक वृद्धि के बाद जो एधा की कोशिकाएं हैं, यानी कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं, द्वितीयक वृद्धि जब हो जाती है उसके बाद ये क्या हो जाती हैं, अपारगम्य हो जाती हैं, यानी ये विलय या विलायक दोनों में से किसी को भी अपने पार नहीं जाने देती है। तो आपको समझ आई। और क्यूटिकल भी जो होती है, बाहरी त्वचा जो होती है ना, उपत्वचा जिसको कहते हैं, वो भी, और एधा की कोशिकाएं, कॉर्क की जो कोशिकाएं होती हैं ना, द्वितीयक वृद्धि के बाद वो भी यही अपारगम्य हो जाती हैं, यानी क्योंकि उनके ऊपर क्या हो जाता है, सुबेरिन की परत जम जाती है, इसीलिए वो अपारगम्य हो जाती हैं, है ना। अपने अंदर जो है, अंदर से बाहर भी नहीं आने देती विलय विलायक को और अंदर भी नहीं जाने देती हैं, तो मतलब आर पार उनके नहीं आया जाया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई कि हमने पादप और जल संबंध जब शुरू किया तो हमने पढ़ा कि जल जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है ना। और कोशिका जो है, कोशिका में जीव द्रव्य होता है, कोशिका में कोशिका रस होता है और कोशिका द्रव होता है। ये तीन चीज़ें भी मैंने आपको बताई स्पेशल। और फिर ये बताया गया कि विसरण की क्रिया होती है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कण जाते हैं, और कब तक जाते हैं, जब तक एक साम्य अवस्था नहीं आ जाए। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से पारगम्यता होती है, यानी कि जो झिल्लियाँ हैं वो किस तरह से विलय और विलायक को आर पार जाने आने भी देती हैं। जैसे सेल वॉल है, अपनी चयनात्मकता से जाने देती हैं, यानी उनकी वो चाहती हैं तो विलय जाता है, वो चाहती हैं तो विलायक जाता है, तो वो चयनात्मक झिल्लियाँ होती हैं, टोनोप्लास्ट है जैसे। और कुछ झिल्लियाँ ऐसी होती हैं जो सेमी परमेबल होती हैं, जैसे कोशिका झिल्ली है, जिनमें से केवल विलायक के अणु ही अंदर जा सकते हैं। और कुछ होती हैं जो अपारगम्य होती हैं, यानी वो अपने अंदर किसी को भी नहीं आने देती हैं, न जल को, यानी न विलायक को और न विलय को। ठीक है। और अब मैं आपको असाइनमेंट के 2 प्रश्न दूंगी बच्चों, आप जल्दी से अपनी कॉपी में वो प्रश्न लिख लीजिए और तुरंत उनके आंसर, बहुत सरल हैं, आप तुरंत उनके आंसर भी लिख सकते हैं यदि आपने अच्छे से ये वीडियो देखा है। कमरे में अगरबत्ती जलाने पर उसकी सुगंध पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है? और दूसरा है चयनात्मक पारगम्यता का एक उदाहरण लिखिए। तो आप जल्दी से इसके आंसर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।